जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को पढ़ रखा है। आज हम लोग 20 से आगे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग अब 21 से प्रश्न को हल करने वाले हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। देखिए, p जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के जगह पर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 500 600 1000 कुछ भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्लस में ही आपको लेना है। तो p एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होना चाहिए, पूछा जा रहा है इसमें। तो आपको करना क्या है, p है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको एक बात याद है, जैसे कि मैं p के जगह पे 1 रखता हूँ और इसमें मान लीजिए सम संख्या जोड़ दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी एक में जैसे कि मैं 2 जो है सम संख्या जोड़ा तो क्या आ गया, 3। 3 क्या है, एक विषम संख्या। ठीक है, फिर मानते हैं p की जगह पर मैं 1 रखता हूँ और इसमें क्या जोड़ता हूँ, 3 जोड़ता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो p के जगह पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन p के जगह पर ऐसा वैल्यू लेना है जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में अगल बगल दिख रहा है, जोड़ने पर सम संख्या आ जाए। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, चलिए समझा रहे हैं। यहाँ पर 2 है, ठीक है, चलिए 2 है और p के जगह पर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो सम संख्या हो गया। ठीक है, मान लीजिए 2 है पहले से और इसकी जगह पर मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4। ऐसे कितना भी मैं संख्या रख दूँ, p की जगह पर कोई भी अगर संख्या रख दूँ तो गुणा करने के बाद भी सम संख्या ही निकल रहा है, यानी सम संख्या का रूप आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि इसमें रखेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। इसमें कभी सम संख्या तो कोई विषम संख्या, इसमें कभी सम संख्या तो कोई विषम संख्या, और इसमें आप जब भी रखेंगे तो विषम संख्या ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, महत्तम समापवर्तक यानी HCF पी क्यू गुने लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, पी क्यू बराबर होगा। बात नहीं समझे, कह रहा है महत्तम समापवर्तक P और Q का, ठीक है, फिर गुणा करना है लघुत्तम समापवर्तक P और Q का। अब बात को ऐसे समझिए आप, P और Q जो है ना, एक बार इसका आप मौसा निकाल दीजिए और P और Q को एक बार लसा निकाल दीजिए और दोनों का गुणा कीजिए, क्या आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो P Q का अगर महत्तम समापवर्तक यानी मौसा निकालेंगे तो P और Q का जो मौसा होगा क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और P और Q का मैं बोलूँ आपसे लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो P और Q का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P Q ही होगा। और P Q में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, P Q हो जाएगा। तो P Q देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। P Q आप कहिए तब या P गुना Q कहिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P Q आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, हूबहू 22 नंबर से मिलता जुलता प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए मौस गुणा लस बट्टा ए बी यहाँ पर जो दिख रहा है मौसा के, देखिए मौसा में जो सटा हुआ ए बी है और लसा में सटा हुआ ए बी है, तो कह रहा है आपसे ए बी का आप एक बार मौसा निकाल दीजिए और इस ए बी का एक बार लसा निकाल दीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए और बट्टा में ए बी से भाग दीजिए। ठीक है, तो ए बी का आप मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही दोनों को काट सकता है। ठीक है, गुणा है तो आप गुणा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह था। और ए बी का जब आप लसा लेंगे तो क्या होगा, ए बी ही होगा। तो ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, और बट्टा में ऑलरेडी पहले से ए बी है। तो एक बात बतलाइए, जब ए बी का मौसा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए बी का लसा निकालेंगे तो ए बी ही आएगा, और ए बी में 1 से गुना करेंगे तो ए बी ही होगा, और नीचे में ए बी है तो ए बी से ए बी एक बार में कट जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। एक देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा एवं लसा 162 है। कोई भी दो संख्या है जिसका मौसा आपको दे रखा है 27 और लसा दे रखा है 162, तो उनमें से एक संख्या 54 है, यानी पहली संख्या आपको 54 दे रखा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, क्या होगा, तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर आपका होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, बट्टा में
जैसे दूसरी संख्या पूछा है तो बटा में आ जाएगा पहली संख्या यानी n1। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, आपको करना क्या है, HCF और LCM को गुणा में ले लेना है। तो 27 गुणा 62, 27 इसे इसको हटा देते हैं। देखिए 27 यानी मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या होता है, ठीक है। दूसरी संख्या पूछा है तो बट्टा में पहली संख्या चला जाएगा, और पहली संख्या पूछेगा तो बट्टा में दूसरी संख्या चला जाएगा। तो 27 गुणा 162 बट्टा में क्या आ जाएगा, तो बट्टा में 54 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 से 54 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 162 कितना बार में कट जाएगा, 81 बार में, ठीक है। 81 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 25 नंबर प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए पहला वाला इस टाइप का जो सवाल पढ़ते उसमें सम पूर्णांक पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, विषम। तो देखिए 6, यहाँ पर 6 को अच्छा से देखिएगा, 6 और 6 में मान लीजिए q की जगह पर आप कोई संख्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 6 एकम 6, ये तो सम संख्या निकल गया। चलिए 6 रहने दीजिए, q की जगह इस बार आपकी 2 रखते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी यहाँ पर q का कुछ भी मान रखेंगे तो 6 से गुना होने के बाद सम आएगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें विषम पूर्णांक बतलाना है, ठीक है। उसी तरह इसमें 6 और q की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा, और सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, 6 है, ठीक है, q की जगह पर कोई भी संख्या रखकर यदि 6 से गुणा करते हैं तो क्या निकलेगा, सम संख्या, क्या निकलेगा, सम संख्या, सम संख्या निकलेगा। और सम संख्या में जैसे ही एक जो है विषम संख्या है, तो सम संख्या में जैसे ही आप विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप है। या इससे बेहतरीन ट्रिक है तो मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए 6 क्या है, क्यू को भूल जाइए, 6 क्या है, एक सम संख्या, तो होगा नहीं। 6 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8, 8 क्या है, सम संख्या, ये तो होगा नहीं। 6 में आप 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, तो 7 क्या है, विषम संख्या हो गया, इसलिए आप ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। जैसे कि 6 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 10, ये तो सम संख्या हो गया, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ऐसे भी आप अंकों को जोड़कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बतलाइए, हम आपसे पूछते हैं, एक बतलाइए परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जी हाँ है। एक प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, वास्तविक संख्या भी है, आप इसे पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, और इसे आप परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे कि अब आपको बताया गया होगा कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तो देखिए ना, एक है, एक के नीचे कुछ भी बट्टा में एक रहता है हमेशा, एक बटा आप इसे एक लिख सकते हैं, तो ये p बटा q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह मैं आपसे बोलूँ कि बतलाइए 5, 5 बतलाइए परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 5 अब बटा में कुछ नहीं तो एक है ना, p बटा q के रूप में आ गया, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप एक बात बतलाइए हमको, कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है, एक पूर्ण संख्या भी, एक पूर्णांक भी, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या का है, क्योंकि वास्तविक संख्या में ये सभी आ जाते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं वास्तविक संख्या में, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, 22/7 है, समझिएगा 22/7 है, क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस जैसे कि 22/7 है, ये p बटा q के रूप में है कि नहीं, जब ये p बटा q के रूप में है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या काहे नहीं होगा, अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं होता है, जबकि यहाँ पर 22/7 p बटा q के रूप में है। अब पूर्णांक संख्या काहे नहीं होगा, पूर्णांक संख्या कहने का मतलब हुआ एक, मतलब कि अपने आप में परिपूर्ण संख्या होना चाहिए, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव के रूप में नहीं आना चाहिए। और जब 7 से आप 22 में भाग देंगे तो ये तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, तो ये पूर्ण अंक कहाँ बचा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि दो लगातार संख्याओं का मौसम, दो लगातार संख्याओं का मौसम, कहीं से भी दो लगातार आप संख्या लेकर देखिए उसका मौसम क्या रहा है, तो उसका मौसम हमेशा एक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे होता है देखिए मैं आपको बतला दे रहा हूँ, कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं 2 और 3 ले रहा हूँ, ये लगातार संख्या है, आपका मन करे तो आप क्या ले लीजिए, 99 100 भी ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं, आपका जी करे तो आप 6 7 भी ले सकते हैं, कोई भी लगातार 2 गो संख्या ले लीजिए। तो चलिए मैं 2 और 3 ले रहा हूँ लगातार, अब 2 3 का मौसम मैं लूँगा तो एक ही आएगा, देखिए 2 से 3 में भाग देकर देखिए, 2 एकम 2, घटा तो कितना है 1, फिर 1 को घेरेंगे, इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे, 1 दूना 2।
अब बताइए कट के कितना हो गया 0, यानी अंतिम भाजक 1 है, तो इसलिए आपका मौसा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। इसलिए कभी भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछे या 3 लगातार संख्याओं का मौसा पूछे, यानी या कहे कि लगातार संख्याओं का मौसा, तो हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका लॉसा पूछ रहा है, तो जब भी दो अभाज्य संख्या दे और उनका लॉसा पूछे तो बस उन दोनों अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दीजिए, वही उसका लॉसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, आपका यहीं लॉसा हो जाएगा ए बी। ठीक है, देखिए आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, तो ए और बी की जगह मैं कोई अभाज्य संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है अभाज्य संख्या। अब इन दोनों का जब मुझे लॉसा निकालना होगा तो क्या करूँगा, इसमें तो मतलब कि इसका लघुत्तम निकालना होगा, तो कैसे करूँगा 5 और 3 में गुणा कर दूंगा क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं किसी से, तो 5 3 क्या हो जाएगा, गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो उसी तरह जब ए और बी अभाज्य संख्या है और इसका लॉसा पूछे तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना। तो ए और बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। ए बी देखिए कौन सी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आप देखिए तो मुझको लग रहा है 13 जो है ये अभाज्य संख्या है, लग नहीं रहा है ये 100% ये अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि 13 जो है स्वयं से यानी एक से और स्वयं 13 से ही कटेगा, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या। और बाकी इन तीनों ऑप्शन को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाएंगे ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी भाज्य संख्या हो जाएंगे, जबकि हमें अभाज्य संख्या बतलाना था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 13। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को इतना तक समझ में आया होगा। तो इससे आगे जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं तो अगली वीडियो में उसको हल करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।